हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केमिस्ट्री। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो सीएसआई जिस नेट कंडक्ट कराती है। ठीक है गाइस, तो वेलकम टू माय केमिस्ट्री। आज हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नेट के रिगार्डिंग बहुत ही, इसमें से कम 6-7 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपने नेट का पेपर देखा होगा, पिछले साल का पेपर जो आप उठा के देखोगे तो उसमें इसमें से 6-7 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना बहुत सारे वेरियस कंटेंट है जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कंटेन करती है। तो इसी कारण इसमें मास भी आ जाता है, एनएमआर भी आ जाता है, C13 भी आ जाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आ जाती है इसमें। तो इसमें बहुत सारी इंक्लूड हो जाती है। इसी वजह से इसमें इससे कम से कम 6-7 मतलब जो 7-8 क्वेश्चन तो पक्का बनते हैं, और सी सेक्शन में भी और बी सेक्शन में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कराऊंगी आपको, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्टरी पार्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगी मैं क्या है इसमें, और फिर हम फर्दर अपना ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमारी क्या होती है, पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो कोई भी पर्सन है तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन अलग अलग बिहेवियर होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वो पर्सन है? तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन की फोटो होती है ना हमारे पास, तो हम फोटो खींचते हैं पर्सन की, तो डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट फोटो आती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम हमें पता चलता है कि ये पर्सन है और ये इससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। इसी प्रकार साइंटिस्ट भी ना केमिकल को मतलब कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने भी क्या किया, उनके फोटो खींच लिए और उसी को उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दिया है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये हमारी हम अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन कहानी की फॉर्म में। लेकिन जो साइंटिस्ट ने इसकी डेफिनेशन दी है वो क्या दी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है उसने वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टर्म क्या एक नेसेसरी टूल है, क्या किसके लिए है, फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। जो स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूल का, वो विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं कि ये मतलब कौन से मॉलिक्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे फोटो खींचते हैं ना, तो कौन से बंदे की कौन सी फोटो है, ऐसे ही कौन से मॉलिक्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर है वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से समझते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। ये नेसेसरी टूल है हमारा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ क्वांटाइजेशन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी बहुत सारी होती है, यूवी रेडिएशन होती है, आईआर रेडिएशन होती है, इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो ये रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरेक्शन करती है ना, तो उसी टर्म को इन्होंने डिफाइन किया है कि उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी डिफाइन है द स्टडी ऑफ क्वांटाइजेशन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, electromagnetic radiation are proposed by oscillation of electric charge and magnetic field residing on the atom। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक रेडिएशन जो प्रोड्यूस होती हैं जब वो ओसिलेशन करता है कोई भी, अगर हम एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जब हम डालते हैं उसको, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंटरेक्शन करते हैं, और उसी की वजह से क्या करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब उसके ऊपर जो ओसिलेट होती है। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों जनरेट होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्ज और मैग्नेटिक जो फील्ड होते हैं ना, जो अप्लाई करते हैं, तो उसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है। और वो जब उस मैटर के साथ इंटरेक्शन करती हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है मॉलिक्यूल्स का। तो देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत सारी फॉर्म हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। विजिबल, ठीक है, जिसको विजिबल बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, एक्सरे, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, कॉस्मिक वेव, ये सारी क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिस जो क्या करती हैं, हाँ, जो क्या करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं मैटर के साथ, और उसको इंटरेक्शन से हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन फिनोमिना होता है वहां पे, एमिशन फिनोमिना भी हो सकता है। ठीक है, तो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन की वजह से हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है। ठीक है गाइस, अब अगर बेसिकली ब्रॉड अगर हम स्टडी करें तो ब्रॉड जो अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजरली 3 टाइप्स की हो सकती है आपकी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिजिकल स्पेक्ट्रा कह सकते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसको वन बाय वन हम समझेंगे। अभी हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है,
हमारा H1N जो हमारे ये जो मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी वैसे तो बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है, लेकिन मैंने जो ये नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफाइन की लिखी हुई है यहाँ पे, तो नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में H1NMR हो सकता है आपका, 13C NMR हो सकता है, ठीक है, जिसको PMR भी बोलते हैं। इसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR की फुल फॉर्म न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और PMR की प्रोटोन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, प्रोटोन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, या तो फिर प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें मॉलिक्यूल के मास से हम डिटरमाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे ही अगर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्दर इतने क्लासेस में क्लासीफाई है। एनएमआर मॉलिक्यूल एटम मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं ना एनएमआर में, C13 भी हम मॉलिक्यूल्स को लेके ही चलते हैं, ठीक है। ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमपी मतलब मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, पीईएस मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, पीईएस मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये हमारे मॉलिक्यूल के ही अंदर आती है, ठीक है, तो इसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी डाला जाता है, इस कैटेगरी में भी इनको डाला जाता है। आईआर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्दर और क्लासिफाइड है, ये फर्स्ट पार्ट था स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड पार्ट है। इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ सकते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ सकते हैं, मॉलिक्यूल का रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा पढ़ सकते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा पढ़ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, मतलब रोटेशन और वाइब्रेशन को क्या कर दिया, कंबाइंड फॉर्म में कर दिया, ठीक है, रोटेशन और वाइब्रेशन को। वैसे ही रमन स्पेक्ट्रा, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा पढ़ सकते हैं हम, रोटेशन वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा, रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा। तो बच्चे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसके डिस्टिंग्विश हमें पता होना चाहिए। डिस्टिंग्विश जब तक हमें इनको नहीं एनालाइज कर पाएंगे कि मतलब कैसे इनको डिटेक्ट करना है और कैसे हमें पता चलाना है कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेट्स स्टार्ट गाइस, हम स्टार्ट करते हैं पहला अपना ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सबसे पहले H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, अपने H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, ठीक है। तो H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी सॉरी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमने ये जो बुक है ये ली है, ये बुक आपकी है, आई थिंक ये बुक मैं दिखा देती हूँ कौन सी बुक है ये। तो ये बुक आपकी है, ऑर्गेनिक की बुक है, ये बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय LDS यादव, ठीक है, इसकी बुक है ये। इससे हम अपना ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन H1NMR कंप्लीट करेंगे, ठीक है गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारा हम चेक कर लेते हैं कौन से पेज पे है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा ये है, एक मिनट गाइस अभी चेक करते हैं कहाँ है। हाँ, 133 पेज पे है हमारा प्रोटोन मैग्नेटिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ से हम अपना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको हम प्रोटोन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, और इसको H1NMR मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो प्रोटोन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या फिर PMR या फिर HNNMR, तो ये इनका दोनों ही इसका एक सेम जैसे नाम है। तो हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो इंट्रोडक्शन में देखो आपको ये क्या है, सिमिलर है, किसके सिमिलर है, यूवी और आईआर अल्ट्रावायलेट। ये मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, मैं आपके फर्दर लेक्चर में इसको पढ़ाऊंगी, तो आप वहां गाइज वहां से आप इसको कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हो। तो सिमिलरली यूवी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ये टर्म याद करना गाइज, ये भी क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसे यूवी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वैसे ही जो एनएमआर है वो भी हमारी क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ेंगी तो ये उस रेडिएशन को मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जिससे ट्रांजिशन होगा और उसका स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा, जिसका मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा या मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इन विच सैंपल अब्जॉर्व, देखो आगे मैं यही बात बता रखी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इन विच सैंपल अब्जॉर्व, सैंपल क्या अब्जॉर्व करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्जॉर्व करता है इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, इसका जिसमें अब आपसे पूछ ले कोई एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें कौन सा फ्रीक्वेंसी रीजन है, तो इसमें कौन सा फ्रीक्वेंसी रीजन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है,
3 मेगाहर्ट्ज से लेके 30,000 तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये रेंज आप याद रखना, 3 to 30,000 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। एट दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, गवर्न बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल हैज इट्स नेम आफ्टर, इसी के नाम पे इसको दिया गया है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस विच डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, मतलब जो एटम्स जो हैं वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि मतलब एटम की जो न्यूक्लियस है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो किसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज का एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांजिशन शो करेगा। तो थस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ट्रांजिशन बिटवीन, किसके बीच में, मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स ऑफ द न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी लेवल है उसके बीच में ट्रांजिशन होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक ट्रांजिशन भी बोलते हैं। तो एनएमआर सिग्नल आते हैं हमारे आपकी जो नेट के सिलेबस में है, उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स पूछ सकते हैं, आपको मॉलिक्यूल दे देंगे या फिर आपको उसको डाटा दे देंगे, मॉलिक्यूल का डाटा दे देंगे, आपसे नंबर ऑफ सिग्नल पूछ लेंगे कि मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स है, या फिर ये पूछते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स दे देंगे, या फिर पूछ लेंगे कौन सा कंपाउंड के सिग्नल्स हैं ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें एनएमआर में पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये बता रखा है। तो सभी जो है ना, सभी जो न्यूक्लियाई होती हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सारी न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव हो, कुछ एक एनएमआर एक्टिव होती हैं, कुछ एक एनएमआर इनएक्टिव होती हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी एनएमआर एक्टिव है, कौन सी एनएमआर इनएक्टिव है? तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आई की वैल्यू का पता होना चाहिए। आई क्या है, आई यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी वैल्यू अगर आपको पता होगी तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये H1 एनएमआर देगा या नहीं देगा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो न्यूक्लियाई ऑफ सम आइसोटोपिक possess a magnetical spin, they have angular momentum, ठीक है। तो उसके पास क्या होना चाहिए, जो न्यूक्लियाई है उसके पास एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। अगर उसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है तो वो एनएमआर एक्टिव नहीं होगा, अगर एंगुलर मोमेंटम है तो वो एनएमआर एक्टिव होगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन न्यूक्लियाई डिपेंड अपॉन द स्पिन नंबर। तो स्पिन नंबर पता होना चाहिए हमें न्यूक्लियाइज का। तो अगर हमें स्पिन नंबर पता होगा तभी हम बता पाएंगे कि वो एनएमआर एक्टिव है कि नहीं, जिसको न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज ऑन स्पिन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अपनी स्पिन होती है, सबको पता है, ठीक है। एंड आई रिजल्टेंट दिस, और आई क्या है, इसका रिजल्टेंट स्पिन है, ठीक है। और वेक्टर कॉम्बिनेशन है किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्पिन का। तो आपको पता होना चाहिए कि आई जो है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है, और वो क्या है, वेक्टर सम है किसका, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इसके अंदर प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन की स्पिन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कंबाइंड फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। हाउ एवर द स्पिन हैव रेशनलाइज, ये टेबल 5.1 पे नीचे गिवन है, जिसमें आपको गिवन है, ठीक है, जिसका नेट स्पिन देखो, जिसका न्यूक्लियाई जो है इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे ना, जिस भी न्यूक्लियाई में इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे तो उसका रिजल्टेंट नेट स्पिन नंबर क्या होगा, 0 होगा। इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस भी न्यूक्लियाई में होंगे उसका नेट रिजल्टेंस जो है आई की वैल्यू 0 होगी। तो क्योंकि वो स्पिन अगर पेयर अप कर जाएंगे ना, इवन नंबर है तो पेयर अप कर जाएंगे, तो इसी वजह से उसकी आई की वैल्यू की 0 होगी। तो आइसोटोप्स जो है, आइसोटोप्स में हो सकता है, क्योंकि आइसोटोप में ओड मास नंबर हो गया, तो ओड एटॉमिक नंबर होगा, पोजेस एनएमआर एक्टिव, ठीक है। तो ये टेबल है, इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस टेबल को एनालाइज करो, अच्छे से एनालाइज करना है आपको कि मैग्नेटिक स्पिन होगा, आइसोटोप एग्जिबिट न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन रेजोनेंस, आइसोटोप्स भी न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन रेजोनेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मास नंबर है, ठीक है। और ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये क्या स्पिन नंबर है जिसकी आई की वैल्यू है, ये क्या एग्जाम्पल है जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर मास नंबर ओड है और एटॉमिक नंबर ओड या इवन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर ओड या इवन है और मास नंबर भी ओड है, तो उसमें आई की वैल्यू ये पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0 किस में होगी, C12 में। तो मतलब C12 आपसे कोई पूछे एनएमआर एक्टिव है, नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। ऑक्सीजन 16 भी एनएमआर इनएक्टिव है, सल्फर 32 भी, 34 भी, सारे क्या है, एनएमआर इनएक्टिव है। इसमें देखो हाइड्रोजन में कार्बन की देखो, कार्बन C13 और H1 एनएमआर हमें कंप्लीट करना है ना, तो इसमें देखो C13 H1 नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और फ्लोरीन, इनमें देखो आई की वैल्यू कितनी है, हाफ, स्पिन जो नंबर है उसकी वैल्यू कितनी है, हाफ। तो ये सारे क्या है, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जिसकी में B1 से था, क्लोरीन की देखो 35 37, ब्रोमीन के देखो 79 81, ठीक है। ये क्या है इसके, ये क्या है इसका ओड नंबर, मास क्या है इसका, एटॉमिक मास क्या है, ओड है, इन सब का एटॉमिक मास क्या है बच्चे, ओड है। तो इसी वजह से इसकी आई की वैल्यू ये क्या है, एनएमआर
एक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आई की वैल्यू सबकी कितनी है 3/2 है, तो इन सबकी आई की वैल्यू कितनी है 3/2 है। गाइस ये आपको डाटा याद होना चाहिए, तभी आप डिटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। ऑक्सीजन 17 आ जाए तो एनएमआर एक्टिव है, क्योंकि उसके लिए आई की वैल्यू कितनी है 5/2 है। इन मॉलिक्यूल्स की एनएमआर इनएक्टिव है, क्योंकि इनके लिए आई की वैल्यू क्या है, इन सबके लिए आई की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। इनके पास कोई भी स्पिन नहीं है कि वो ऑब्जॉर्व कर ले और एक्साइटेड स्टेट में जो हमारा प्रोटो स्पिन है वो चली जाए, ठीक है। अगर हमारा मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों इवन है, बस एक ही कैटेगरी याद रखनी है आपको, कौन सी, मास नंबर इवन और एटॉमिक नंबर भी इवन है तो स्पिन 0 है उसके लिए, और वो क्या है एनएमआर इनएक्टिव है। और मास नंबर जिसके लिए इवन है और एटॉमिक नंबर ओड है उसकी कैटेगरी देखो 1 और 3, ये क्या इंटीजर है, ये हाफ इंटीजर है, ये इंटीजर है। तो जो हमारा ड्यूटेरियम है, जो आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, ठीक है, जिसको H2 आइसोटोप है, ड्यूटेरियम है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के लिए और हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के लिए कितनी है आई की वैल्यू 1 है, तो ये नंबर एक्टिव है। बोरोन वैसे ही 10 है तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है 3, तो ये भी नंबर क्या है इनएक्टिव है, सॉरी एक्टिव है, सॉरी गाइस, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया। अब आपको पता होना चाहिए कि बेसिक मतलब है क्या इसमें, जो इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें इंट्रोडक्शन करने के बाद हम फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो हम जल्दी से कवर अप कर लेंगे अपनी, ठीक है। तो इट वेल नोन है सर्कुलेशन ऑफ चार्ज जनरेट। ये क्या है चार्ज सर्कुलेशन, जब चार्ज है ना, जब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड घूमते हैं, ठीक है, एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमते हैं और अपनी खुद की सेल्फ रोटेशन भी होती है, ठीक है। तो उसके उसके पास दो रोटेशन होती है, एक तो एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन, और एक उसकी खुद की स्पिन भी होती है, वो अपने खुद के अराउंड भी रोटेट करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज नोन है सर्कुलेशन ऑफ चार्ज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट विद एसोसिएट विद अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब चार्ज जनरेट होता है रोटेशन की वजह से तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और जब वो एसोसिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड से तो क्या होता है, ऑल द एटॉमिक न्यूक्लियाई हैव अ पॉजिटिव चार्ज। स्पिनिंग न्यूक्लियाई जनरेट अ मैग्नेटिक डाइपोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब वो पोल डाइपोल मोमेंट जनरेट करते हैं, पोल जनरेट करते हैं। तो स्पिनिंग मतलब जो घूमती हुई जो न्यूक्लियाई हैं, बिहेव वो कैसे बिहेव करने लग जाती हैं, जैसे कि कोई छोटा सा बार मैग्नेटिक है, उसी की वजह से उसकी वजह से छोटे से बार मैग्नेटिक की वजह से बिहेवियर की वजह से वो मैग्नेटिक मोमेंट शो करती है। तो ये दिखा रखा है स्पिनिंग न्यूक्लियाई का कि न्यूक्लियाई ऐसे स्पिन करती है अपने, ये क्या करती है अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करती है और अपनी खुद की इसकी खुद की भी स्पिनिंग होती है। तो स्पिनिंग जो न्यूक्लियाई है वो जनरेट क्या करती है, मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट करती है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए मतलब, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन देयर मैग्नेटिक डाइपोल में नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कई बार निकालते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए या किसी भी न्यूक्लियाई के लिए नंबर ऑफ ओरिएंटेशन निकालना तो 2i+1 इसका फॉर्मूला है, तो उससे हम क्या नंबर ऑफ ओरिएंटेशन निकाल सकते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखो, ये देखो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन दिखा रखा है इसमें, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई विद डायपोल इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई जिसमें आई की वैल्यू हाफ थी वो कौन कौन सी थी, C13H1NMR जो हमें पढ़नी है, बाकी और भी थी ना उसमें, लेकिन हमें दो ही पढ़नी है जो हमारे नेट के सिलेबस में है। अलाइन विद पैरेलल और एंटी पैरेलल तो अप्लाइड फील्ड, मतलब ये पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी हो सकती है अप्लाइड फील्ड की, और क्या हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में वो न्यूक्लियाई रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अलाइन अगेंस्ट होगी ना फील्ड के, तो आई की वैल्यू क्या है माइनस, अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अलाइन विद मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, +½ होगी, +½ अदरवाइज क्या होगी -½ ठीक है। ये ओरिएंटेशन बता रखा है, ठीक है गाइस। नीचे ये फॉर्मूला दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी निकालना, कई बार ना फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी हो, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कौन सी है जो एनएमआर जो यूज हुई है हमारी, तो इसके लिए फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गामा H0 2π, ठीक है। गामा H0 2π, यहाँ पे गामा क्या है, मैग्नेटिक गारियो मैग्नेटिक रेशियो जिसको बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक गारिक रेशियो भी बोल सकते, मैग्नेटो गारिक रेशियो भी बोल सकते हैं और गायरो मैग्नेटिक रेशियो भी बोल सकते हैं। ये फंडामेंटल न्यूक्लियर कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। H1 नोट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है,
यहाँ पे बी नॉट, कई बुक में बी नॉट भी लिखा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और 2 पाई, और पाई की वैल्यू हमें पता है, फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। एच नॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी हमारे किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है गाइस। आगे देखो, आगे क्या दिखा दिखा रखा है, द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एसोसिएटेड विद स्पिन न्यूक्लियाई बिहेविंग लाइक टीनी बार मैग्नेट, ये मैंने बता दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पिन नंबर। ये क्या होता है, हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्पिनिंग न्यूक्लियाई जो होते हैं हमारे, जो म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट है जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई का, वो भी टीनी बार मैग्नेटिक की बिहेव करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली कैसे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आओ आई को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना म्यू के। तो ये फर्दर ये गायरो मैग्नेटिक रेशियो अगर निकालना हो तो 2 पाई म्यू एच आई हो सकता है। एच क्या है, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, और गामा क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, जिसको मैग्नेटो गायरिक रेशियो भी कहते हैं, और ये कांस्टेंट बिटवीन यू एंड आई, ठीक है। तो यू और आई क्या है, आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है गाइस। तो ये ओवरऑल अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछा जाए तो ओवरऑल ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जनरेट होता है 2 पाई एच नॉट बाय एच, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी न्यूमेरिकल में कौन सी वैल्यू गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये लेना होता है कि आपके न्यूमेरिकल में जो वैल्यू गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग आप उसको चूज करोगे, ठीक है। आगे देखो गाइस, ये बेसिक पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट में हम अपना हाइड्रोजन, ये मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देती हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे डिटेक्शन होती है सैंपल्स की, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है NMR इंस्ट्रूमेंट, कईयों ने तो लैब में भी देखा होगा, जिन्होंने MSc की है उन्होंने लैब में जाके देखा होगा इसको। होल्डर होता है, इसमें सैंपल रखते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिससे रिकॉर्ड होता है। ये सारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं, कंप्यूटराइज्ड आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो उससे आपको पता चलता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। सैंपल होल्डर है, ये बता रखा है इसमें, ठीक है। सैंपल को हैंडल कैसे करना है हमें ये भी पता होना चाहिए। और शील्डिंग और डी शील्डिंग मैं आपको जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कवर अप कराऊंगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सब समझ में आ गया क्लियरली। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।